क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस कम होगा तो वायर जल्दी जलेगा नहीं, और दूसरा क्या होगा, बिजली का खर्चा भी कम आएगा। इजीली मूव नहीं करने देगा, और करंट बहुत ज़्यादा मूव करना चाहता है तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजली लगेगी। ज़्यादा बिजली यानी कि ज़्यादा बिल। समझ में आई बात है? तो देख सकते हो ये 3D मॉडल है, तो इसको ऐसे हम घुमा के भी देख सकते हैं। ठीक है, 3D से ना चीजें ना समझनी आसान हो जाती है, राइट? सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर यार हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो यार, इस चैप्टर को कोई इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो आप मेरे को ये बताओ, जिस फोन के अंदर या जिस लैपटॉप या जिस मॉनिटर के अंदर आप ये वीडियो देख रहे हो, वो चीज किस चीज से चलती है, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। जिस कैमरे के अंदर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जो ये स्मार्ट बोर्ड है, किस चीज से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। जो आपके कमरे में पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है, वो किस चीज से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि यार इलेक्ट्रिसिटी है ना हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी यार हमारा ना सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज से मतलब जब बहुत सालों पहले इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं होती थी, उस टाइम जो इंसान थे ना वो बहुत मुश्किल भरा जीवन जीते थे। लेकिन आज के टाइम क्या है, एक बटन दबाया पंखा चल जाता है, दूसरा बटन दबाया एसी चल जाता है। तो हमारी लाइफ जो है ना इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत ज्यादा आसान बना दी है, राइट? तो उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर से आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ में इस चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर यार हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो से आपका जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताता हूं। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज एंड चार्ज के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है। देखो फिजिक्स की ना बहुत सारी ब्रांच होती है, जैसे आपकी साइंस की ब्रांच 3 है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये साइंस की 3 ब्रांच है। उसी तरीके से फिजिक्स की भी ना बहुत सारी ब्रांच होती है, ठीक है? फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांच होती है, उसमें से एक ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर? और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम किस किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? चार्ज के बारे में। और चार्ज के बारे में तो देखो पढ़ेंगे। चार्ज की वजह से जो जो इफेक्ट आते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर एवरीवन? तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है, जल्दी बताओ। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। क्लियर? तो चार्ज और चार्ज के इफेक्ट के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अभी वैसे मैंने ज्यादा कुछ खास शुरू किया नहीं, अभी चैप्टर मेन शुरू हुआ नहीं है, अभी बस बेसिक चीजें चल रही है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी भी ना आपकी 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। देखो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ गया, देखो दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, राइट? दोनों के अंदर है। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जहां भी आ जाएगा वहां पे ये समझ जाना कि चार्ज होगा, ठीक है? क्योंकि बिना चार्ज इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ गया वहां पे चार्ज होगा। तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के टाइप है। तो चार्ज तो आपके दोनों के अंदर होंगे। इसमें जो चार्ज है वो अपना अलग इफेक्ट दिखाएगा, इसमें जो चार्ज है वो अपना अलग इफेक्ट दिखाएगा। तो आपने पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने ये चीज करके देखी है, मैंने तो करके देखी है। फॉर एग्जाम्पल ये कंघा है, ये एक्चुअली में ये कंघा नहीं है, मान के चलो ये कंघा है। तो अगर आप इसकी जगह ना, कंघे की जगह आप अपना स्कूल का जो ज्योमेट्री वाला स्केल होता है ना वो भी यूज कर सकते हो, दोनों में सेम काम करेगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये स्केल है, ठीक है? स्केल को आप ऐसे बालों में रगड़ो, ठीक है? ऐसे रगड़ा, फिर आप क्या करो, ऐसे पेपर के ना छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ठीक है? और जब आप ऐसे बालों में रब करने के बाद जब आप स्केल को इन पेपर के पास लेके जाओगे ना, तो आप देखना, नोटिस करना कि ये जो कागज है ये आपके स्केल के चिपकने लग जाएंगे। जो स्केल है ना वो कागज के टुकड़ों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आई बात? फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कंघी का यूज किया गया है, तो कंघी को क्या किया, बालों में ऐसे रब किया और उसके बाद छोटे छोटे पेपर के जो पीसीज है वो इस कंघी के पास ले आए। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो आपके पेपर के छोटे छोटे पीसीज है ये आपके कंघी के जाके चिपक गए हैं। जो कंघी है ना वो इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही है। ये क्यों कर रही है? ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली में मैं बता देता हूं, देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस जब हम इस कंघी को बालों में रब करते हैं ना, रगड़ते हैं ना, तो इस कंघी के में आपके नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। और ये जो पेपर है ना इनमें दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन आपको पता है
अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। वहीं पे जो सेम चार्ज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल दोनों माइनस के चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। चाहे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब मैंने इस कंघी को बालों में रब किया तो इस कंघी में नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। और इस पेपर में देखो दोनों टाइप के चार्ज थे, लेकिन इस कंघी में नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो आप नोटिस करोगे इस पेपर में जहां पे पॉजिटिव चार्ज था ना, वो ऊपर उठने लग गया है, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव है और पेपर में जिस साइड पॉजिटिव था वो आपका कंघी की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आई बात, क्लियर एवरीवन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ना चार्जेस मूव करते हैं। क्या करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं। देखो मैं आपको आगे बता देता हूँ, थोड़ा ना डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो चार्ज है वो आपके मूव करेंगे, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहे थे, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब आपको पहले ये समझना होगा कि भैया ये चार्ज होता क्या है, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि भाई जहां पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आएगा वहां पे चार्जेस आएंगे, लेकिन ये चार्ज एक्चुअली में है क्या, वो बताओ आप। तो चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है एक मैटर की, यानी कि कोई भी मैटर हो, इस दुनिया में कोई भी चीज हो, उसके अंदर आपके चार्जेस होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है इस दुनिया में हर चीज जो है ना वो आपकी एटम से बनी हुई है ना। हर चीज इस दुनिया में एटम से बनी हुई है, और एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, एटम के अंदर आपके प्रोटॉन भी होते हैं, और एटम के अंदर आपके न्यूट्रॉन भी होते हैं, राइट। ये तीनों चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो बेसिकली हर इस दुनिया में हर चीज जब एटम से बनी है, और एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है एंड पॉजिटिव चार्ज भी है, समझ में आई बात। तो चार्ज एक तरीके से एटम के अंदर होता है, और इस दुनिया में हर चीज एटम से बनी है। तो बेसिकली हर चीज के अंदर चार्ज है, मेरी बॉडी के अंदर भी चार्ज है, इस स्मार्ट बोर्ड के अंदर भी चार्ज है, इस कैमरे में भी चार्ज है, आपकी उस फोन के अंदर भी चार्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज हर जगह ही होता है। अगर वो चार्ज आपका मूव करने लग जाए तो वो चार्ज क्या बना देगा, इलेक्ट्रिक करंट बना देगा। क्या बना देगा गाइस, इलेक्ट्रिक करंट बना देगा। समझ में आई चीज, देखो डेफिनेशन देखो। तो बेसिकली चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है मैटर की, यानी कि मैटर के अंदर एक फिजिकल तरीके से प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी चीज के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसकी वजह से फोर्स लगता है। क्योंकि प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली चार्ज की वजह से फोर्स बनता है, चाहे वो एक दूसरे से दूर जाने वाला फोर्स हो, चाहे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स हो। फोर्स तो दोनों ही है ना, चाहे वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं वो भी फोर्स लगा रहे हैं, और एक दूसरे की तरफ मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी फोर्स लग रहा है। फोर्स दोनों है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, फोर्स है। क्लियर एवरीवन। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कहीं बताना है कि भाई यहाँ पे इतना चार्ज है, तो आप समझ नहीं पाओगे ना कितना चार्ज है। जैसे कहीं पे मैंने बोल दिया कि भाई 1 लीटर पानी है, और कहीं पे मैंने बोल दिया 1000 लीटर पानी है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि 1 लीटर कितना होता है, 1000 लीटर कितना होता है। तो उसी तरीके से अगर मेरे को चार्ज को मापना है, कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो मैं किस में मेजर करूंगा, कूलम्ब में मेजर करूंगा। जैसे वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, राइट, उसी तरीके से हम चार्ज को कूलम्ब के अंदर मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं बोल दूं कि यहाँ पे 5 कूलम्ब चार्ज है और यहाँ पे 500 कूलम्ब चार्ज है, तो आप क्या समझोगे, ज्यादा चार्ज कौन सा है, 500 वाला, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। तो चार्ज को हमेशा कूलम्ब के अंदर मेजर किया जाता है। कूलम्ब आपकी चार्ज की एसआई यूनिट है। क्लियर एवरीवन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि चार्ज कब अट्रैक्ट करेंगे, कब रिपेल करेंगे। तो जब आपके सेम चार्ज हो तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब थोड़ा सा है ना फॉर्मूले वगैरह भी सीख लेते हैं, क्योंकि देखो इस चैप्टर के अंदर है ना आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, और फॉर्मूले अगर आपको नहीं आएंगे तो आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा ना, तो आप इनको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? तो अब क्यों आपका चार्ज होता है, क्या होता है? चार्ज। चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम्ब होती है। ठीक है, कहीं पे अगर क्यू लिखा हुआ है तो समझ जाना उसका मतलब चार्ज है। समझ में आई बात है? और सी क्या है? सी तो कूलाम्ब है ना, वो तो इसकी एसआई यूनिट है। क्लियर एवरीवन? तो फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई, यानी कि चार्ज इज इक्वल टू एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे आपका 1 लीटर होता है, वो फिक्स है, चाहे वो 1 लीटर पानी को चाहे तुम बड़े बर्तन में डालो, चाहे छोटी बोतल में डालो, चाहे बड़ी बोतल में डालो, जो 1 लीटर है वो तो उतना ही रहेगा ना। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो फिक्स है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जल्दी बताओ? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना कम होता है। और आगे माइनस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देता है, तो इसीलिए आगे माइनस लगा हुआ है। समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो बताओ यार, यहां तक कोई डाउट है? नहीं ना? चलो ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो E क्या है? हमारा फिक्स है। E की वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब बहुत सारे बच्चे ने गलती कर देंगे, वो ये सोचेंगे कि भैया ने है ना माइनस लगाने बोला है। देखो माइनस का मतलब बस ये है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करोगे तब वहां पे माइनस नहीं लगाओगे, ये बात याद रखना। तो जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करोगे ना तो वहां पे आप E की वैल्यू कितनी पुट करोगे? ये पुट करनी है। समझ में आई बात? ठीक है, अब N क्या है? देखो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ना एक सिंपल न्यूमेरिकल से समझाता हूं, उससे ना आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। देखो अब मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरे को ये बताओ कि 10 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपका Q क्या है? Q है आपका टोटल चार्ज। ठीक है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब E की वैल्यू देखो मैंने आपको बता दी कि फिक्स रहती है, तो E की वैल्यू आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पे माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे लगा लेना वो बेटर रहेगा। ठीक है, N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे से क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा गया है? 10 इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो N की जगह 10 आ जाएगा। सिंपल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है इतना होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? इसको सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे देखो मान लो एक केला आपका 5 रुपए का है, तो मेरे को ये बताओ 12 केले कितने के आएंगे? 12 5 60 रुपए के आएंगे, राइट? तो क्या किया आपने? नंबर ऑफ केले इंटू प्राइस ऑफ 1 केला मल्टीप्लाई किया ना। तो उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो 10 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। सिंपल, तो इस तरीके से आपका जो टोटल चार्ज है, जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो आपका निकल जाएगा। तो फॉर्मूला समझ आया? Q इज इक्वल टू एन ई, जिसमें E की वैल्यू फिक्स है क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स रहता है, और N क्या है? N है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपसे पूछा जाए सिंपल उतने N की वैल्यू पुट कर दो। मान लो आपसे फॉर एग्जांपल 1 लाख इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ ले, तो सिंपल N की वैल्यू 1 लाख पुट कर दोगे। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अब जैसे कई बार हमें ना बहुत कम चार्ज भी बताना होता है, तो कहीं पे अगर आपकी 10⁻⁻6 आ जाए तो उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? 1 माइक्रो कूलाम। ये जो U है ना, इसको एक्चुअली में हम म्यू रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। और वैसे इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? माइक्रो। तो कहीं पे 1 माइक्रो कूलाम है, उसका मतलब क्या है कि 10⁻⁻6 है। समझ में आई बात? और M का मतलब सिंपल 1 MC लिखा हुआ है, ये वो वाला MC नहीं है, ठीक है, ये माइक्रो कूलाम है। क्या है? माइक्रो कूलाम। तो कहीं पे अगर 10⁻³ लिखा हो तो उसको आप माइक्रो लिख सकते हो। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, राइट? उसी तरीके से एक माइक्रो कूलाम में कितने होंगे? 10⁻⁻6 कूलाम। एक मिनी कूलाम में, मिली कूलाम में कितने होंगे? 10⁻³ कूलाम।
समझ में आई बात? उसी तरीके से 1 kc है, के का मतलब किलो, तो 1 किलो कूलाम में कितने हो जाएंगे? 1 किलो कूलाम में हो जाएंगे 10⁻³ कूलाम, यानी कि 1000 कूलाम। ठीक है, 10⁻³ का मतलब क्या होता है कि 10 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो वो कितना आएगा? 1000 ही तो आएगा, राइट? तो 1 किलो कूलाम भी 1000 कूलाम हो जाएगा। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, उसी तरीके से आपका 1 किलो कूलाम कितना हो जाएगा? 1000 कूलाम हो जाएगा। सिंपल, समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद यार आपका अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो अभी हमने ये समझा कि चार्ज क्या होता है, अब आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो कहीं पे एक वायर है, ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा कि एक मैटर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कहीं पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव होगा, कहीं नेगेटिव होगा, कहीं पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से बेसिकली इस वायर के अंदर आपके चार्ज तो है, जैसे इस स्मार्ट बोर्ड के अंदर भी चार्ज है, मेरे अंदर भी चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज तो हर जगह है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी दुनिया एटम से बनी हुई है और एटम के अंदर चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इस वायर के अंदर भी आपके चार्ज मिलेंगे, लेकिन जब तक ये चार्ज आपके मूव नहीं करेंगे ना, तब तक क्या नहीं होगा? जब तक ये चार्ज मूव नहीं करेंगे तब तक आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देखो करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है बहाव। क्या होता है? बहाव। जैसे आपका पानी का बहाव होता है, ठीक है, जिसको हम वाटर करंट बोलते हैं। जब पानी आपका मूव करने लग जाए ना तो उसको वाटर करंट बोलते हैं, है ना? पानी की लहरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर करंट, क्योंकि लहरों में पानी बहाव होता है, मतलब बहता है, पानी मूव करता है। ठीक है, तो जहां पे करंट वर्ड आ जाए तो समझ जाना वहां पे उसका मतलब क्या है? फ्लो, बहना। ठीक है, तो अगर चार्ज बहने लग जाए, चार्ज मूव करने लग जाए तो वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। अगर पानी मूव करने लग जाए तो वाटर करंट हो जाएगा। तो करंट का मतलब होता है बहना, बहाव। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसे करंट बोलते हैं। तो अगर चार्ज मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो वो इलेक्ट्रिक करंट है। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो जाएगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्जेस के मूवमेंट का रेट, रेट का मतलब होता है स्पीड, कि आपका चार्ज मूव तो करेगा, जैसे मैं वहां से यहां से वहां मूव करूंगा, लेकिन मैं किस स्पीड से मूव कर रहा हूं, वो जो स्पीड है ना वही आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं बहुत स्लो स्लो ऐसे आराम आराम से मूव करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। और मैं क्या हूं? चार्ज हूं, क्योंकि चार्ज की मूवमेंट होगी तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा ना। समझ में आई बात? ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एक कंडक्टर। जो चार्ज है ना वो कहां से मूव होना चाहिए? कंडक्टर से मूव होना चाहिए। कंडक्टर बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर वो चीज होती है जिसके अंदर से आपकी बिजली मूव कर सकती है, जैसे वायर हो गया या कोई आयरन की चीज हो गई या कोई गोल्ड की चीज हो गई। तो एक ऐसी चीज जिसके अंदर से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए उसे कंडक्टर बोलते हैं, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। ये तो आप मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, राइट? अब करंट को मापते किस में है? करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ए होती है। जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ए है। और करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। मापते एम्पियर में, रिप्रेजेंट आई से करते हैं। जैसे चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं, मापते कूलाम में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। समझ में आई बात? ठीक है, अब एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जहां पे भी आपको आई लिखा मिल जाए उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। कहीं पे अगर आपका क्यू लिखा मिल जाए तो उसका मतलब चार्ज है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी, जिसमें क्यू का मतलब क्या है? चार्ज, और टी का मतलब क्या होता है? टाइम। ये तो हम बचपन से पढ़ के आए हैं, टी का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो अगर आप चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका आई आ जाएगा, जो कि आपका करंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि भाई 500 कूलाम चार्ज मूव करता है कितने टाइम में? मूव करता है मान लो 10 सेकेंड में मूव करता है। ठीक है, एक बात याद रखना, टाइम हमेशा सेकंड में लेना है और आपका जो चार्ज है वो कूलाम में लेना है, ये बात याद रखना। तो अब आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि करंट निकालो, तो करंट कैसे निकालोगे? तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज आपका 500 है, टाइम आपका 10 है, तो डिवाइड कर दो।
तो आपका जो करंट है वो आ गया, कितना आया 50। और करंट की यूनिट क्या है जल्दी बताओ, करंट की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट है आपकी एम्पियर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब एक चीज और याद रखना, क्यू को आप एन ई लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, और टी आ जाएगा। तो अगर मान लो आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई मैंने आपको चार्ज नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मान लो आपसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना बढ़िया सा न्यूमेरिकल देता हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो मैंने आपको ना चार्ज नहीं बताऊंगा, मैं इस टाइम आपको मैं चार्ज नहीं बताऊंगा, मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास टोटल 100 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, लेकिन कितने टाइम में जाते हैं, ये जाते हैं फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में। अब मेरे को करंट बताओ, अब मेरे को करंट बताओ, तो बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, तुम्हें यार थोड़ा दिमाग लगाना है। इस बार देखो मेरे को चार्ज नहीं बताया, इस बार मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। तो देखो यार मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज निकालना सिखाया है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं। और ई की वैल्यू आपको मैंने बताया था फिक्स होती है, कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। और माइनस आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी लगा ही देना। तो देखो यहाँ पे 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कुलाम आ जाएगा, क्योंकि चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज तो कुलाम में लिखा जाएगा ना। ठीक है, तो ये अब आपका चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज आपके पास है, टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड, तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू मेरा -1.6 इंटू 10⁻⁻17 आया है, डिवाइड बाय टाइम कितना है, टाइम आपका 10 सेकंड है, तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आपका कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, ये -17 से -18 हो जाएगा। और ये करंट निकाला है तो ये एम्पियर में लिखा जाएगा। और वैसे यार जब भी हम करंट निकालते हैं ना तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है करंट, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप लास्ट में यहाँ पे प्लस कर देना, करंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ आ गया होगा। चार्ज देखो आपका नेगेटिव हो सकता है, करंट आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात याद रखना। अगर करंट नेगेटिव आ जाए तो उसको बाद में पॉजिटिव जरूर कर देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपसे ना पेपर में बहुत बार पूछ ली जाती है, तो ध्यान से सुनना कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, टी आप बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो 1 एम्पियर यानी कि आपका जो करंट है वो सिंगल है, तो I की वैल्यू 1 आएगी। तो I की वैल्यू 1 कब आ सकती है, I की वैल्यू तभी 1 आएगी ना जब 1 को 1 से डिवाइड करोगे, यानी कि चार्ज भी आपका 1 कूलम होना चाहिए और जो करंट है वो भी आपका 1 सेकंड होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 एम्पियर तभी आएगा जब चार्ज आपका 1 कूलम हो और टाइम भी आपका 1 सेकंड हो, यानी कि 1 कूलम चार्ज को वहां पहुंचने में सिर्फ 1 सेकंड लगे, तब जाके उसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। क्लियर एवरीवन। अब मेरे को ये बताओ कि आपका 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो बहुत है ना, थोड़ा क्रिएटिव सा क्वेश्चन मैंने पूछा है तुमसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम कर लोगे। देखो मैंने आपको ये बताया था कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर टोटल कितना चार्ज बताया था मैंने आपको, जल्दी बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर, आगे माइनस जरूर लगा देना, माइनस का मतलब ये है कि ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो आपका 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे, क्योंकि बेचारे अकेले 1 इलेक्ट्रॉन पे तो इतने ही कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बहुत ईजी है, सिंपल। देखो मैं क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिस बच्चे को अच्छे से मैथ आती होगी वो कर लेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे है ना। तो 1 कूलम चार्ज कितनों पे हो जाएगा, तो हमें लेफ्ट साइड में 1 बनाना है, तो जब कभी भी हमें लेफ्ट साइड में 1 बनाना हो तो क्या करेंगे, हम इधर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे
एंड उधर भी हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, राइट। क्योंकि देखो इधर 1 बनाना है तो दोनों तरफ सेम चीज से डिवाइड कर देंगे, तो ये इधर से कट गया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड तो हमने 1 कूलम बना लिया, और राइट साइड में अगर 1 को इससे डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आती है, 6.25 इंटू 10⁻18। कितनी वैल्यू आएगी, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने सारे, देखो पावर 18 है, ठीक है, यानी कि 18 जीरो लगेंगे, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके तब जाके 1 कूलम चार्ज बना पाते हैं। तो अगर कहीं पे ये लिखा मिल जाए कि भाई बताओ 10 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके अगर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं तो 10 कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कूलम इज इक्वल टू, ये आपकी पावर 19 हो जाएगी और ये हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि आपके एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, ठीक है। और 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और 1 कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया, ठीक है। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है एमीटर। एमीटर ना एक ऐसा डिवाइस है जो कि किस चीज में यूज होता है, करंट को मेजर करने में। जैसे आपका वेट मेजर करने के लिए वेइंग मशीन होती है, राइट, क्या होती है, वेइंग मशीन होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से करंट को मेजर करने के लिए क्या होता है, एमीटर होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं गाइस, करंट को मेजर करते हैं कि भाई करंट कितना है, ठीक है, 10 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, कितना है, हमें कैसे पता चलेगा, हम वायर को हाथ लगा के थोड़ी मेजर करेंगे, तो हम एमीटर का यूज करते हैं। और एक बात याद रखना, एमीटर जो है वो हमेशा 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 सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी आपको शायद समझ नहीं आएगा कि सीरीज का क्या मतलब है, टेंशन मत लो, लेकिन बस इतना याद रखो अभी के लिए कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और एमीटर कुछ आपका इस तरीके से दिखता है, और वायर जो है ना, एक वायर ब्लैक में लगा दिया जाता है, दूसरा वायर रेड में लगा दिया जाता है, और इसकी जो सुई है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाएगी। तो यहाँ पे ये देखो ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एमीटर है ये, ठीक है। और सुई अगर करंट ज्यादा होगा तो सुई ऐसे ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, समझ में आए बात, ठीक है। क्लियर एवरीवन, बस इतना याद रखना कि एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट हो। तो गाइज अब मेरे ख्याल से आपको एमीटर दिख रहा होगा कि एमीटर आपका आखिर में दिखता कैसा है। तो देखो 2 टाइप के एमीटर होते हैं, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। तो ये वाला जो एमीटर है ना, ये डिजिटल है। एनालॉग में क्या होता है, सुई लगी होती है, ठीक है। डिजिटल में क्या होता है कि जो आपका जितना करंट जा रहा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिजिटली लिखी मिलेगी, नंबर में आएगी, ठीक है। तो जिसमें नंबर में वैल्यूज आए वो डिजिटल एमीटर, जिसमें सुई लगी हो वो आपका एनालॉग, ठीक है, समझ में आया। तो आप देख सकते हो ये 3D मॉडल है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। तो इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, एक डिस्प्ले है जहां पे आपको बताया जाएगा कि भाई इसके अंदर जो वायर है, उस वायर के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, वो यहाँ पे वैल्यू लिखी आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कलर सॉकेट है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सॉकेट है, एक के अंदर पॉजिटिव जाता है, ठीक है, दूसरे के अंदर नेगेटिव वायर जाता है, ठीक है। और उस वायर के अंदर से फिर कितना आपका जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, वो फिर यहाँ पे इसमें वैल्यू आती है। ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। क्लियर एवरीवन, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि जो एमीटर है वो आखिर दिखता कैसा है, ठीक है। अगर आप एनालॉग वाला लोगे तो वो बिल्कुल जैसे मैंने वोल्टमीटर दिखाया था ना, बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। लेकिन डिजिटल थोड़ा सा, इसमें बस यही फर्क है, जैसे एक सुई वाली घड़ी होती है ना और एक डिजिटल घड़ी होती है, वही फर्क है बस, और कुछ फर्क नहीं है। क्लियर एवरीवन। और अब मेरे को जल्दी से ये बताओ कि जो एमीटर है वो आपका सीरीज में कनेक्ट होता है या पैरेलल में कनेक्ट होता है, जल्दी बताओ। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एमीटर है वो आपका सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है, और जो वोल्टमीटर है ना वो आपका पैरेलल के अंदर कनेक्ट होता है। क्लियर एवरीवन, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट आपके 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, जो कि आप मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है कि जो स्विच है वो ऑफ है, यानी कि वायर बीच में से कटा हुआ है, ठीक है, ये स्विच का साइन है, अगर इसके बीच में डॉट लगा दोगे तो वो स्विच ऑन हो जाएगा। और क्लोज सर्किट में जो स्विच है वो हमेशा ऑन होता है, ठीक है। जैसे पंखा जब बंद रहता है ना, तो उसका मतलब वो ओपन सर्किट है, क्योंकि वो पंखा चल नहीं रहा। लेकिन जैसे मैं स्विच ऑन कर दूंगा तो वो सर्किट उसका क्लोज हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो वायर है वो अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर पूरा वायर अच्छे से कनेक्ट है तो उसे क्लोज सर्किट बोलते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है क्लोज है। अब यहाँ पे देखो स्विच ऑन है, यानी कि बीच में से वायर टूटा हुआ है, पूरा जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा, यानी कि ये ओपन सर्किट है, क्योंकि बीच में से ये जो वायर है
पूरा जो रास्ता है वो बीच में से ओपन है, और जब कोई चीज ओपन होती है तो उसको स्विच ऑफ बोलते हैं। अगर जो वायर है वो कनेक्ट कर दिया यानी कि स्विच ऑन हो गया और ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। समझ में आई बात? तो ओपन सर्किट में जो स्विच है वो ऑफ होता है, क्लोज सर्किट में जो स्विच है वो ऑन होता है, और जो डिवाइस है वो क्लोज सर्किट में ग्लो करेगा क्योंकि करंट पूरा फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तो गाइज आपको एक सर्किट दिख रहा है यहाँ पे। इस सर्किट के अंदर देखो क्या क्या है। इसके अंदर यहाँ पे बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि रेजिस्टेंस कैसा दिखता है, राइट। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और आप नोटिस करो ये जो वोल्ट मीटर है ये आपका रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। ये हमारा एमीटर है, और एमीटर देखो सीरीज में कनेक्ट है। ये हमारा स्विच है और ये हमारे वायर है। क्लियर है एवरीवन? और आपका जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, राइट। समझ में आया? तो ये क्या है, ये एक हमारा प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम दिखा रखा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसके अंदर जो चीजें हैं वो इस तरीके से कनेक्ट की जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब थोड़ा सा ओपन सर्किट के बारे में देख लेते हैं। तो ये सर्किट का डायग्राम है, जिसके अंदर ये डायग्राम जो है ये आपका बल्ब का डायग्राम है, ठीक है। ये बैटरी का डायग्राम है, ये स्विच का डायग्राम है, और ये बाकी वायर है, और वायर में एरो जो है वो करंट की डायरेक्शन बता रही है। समझ में आई बात? ठीक है। ये आपको ना डायग्राम वगैरह आपको आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई डायग्राम के अंदर बल्ब का साइन क्या होता है, बैटरी का साइन क्या होता है, स्विच का साइन क्या होता है। तो वो जो साइन है वो आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ओपन सर्किट में बेसिकली क्या होगा, स्विच ऑफ होगा, और जो डिवाइस है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, मोटर हो सकती है, पंखा हो सकता है, कूलर हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो, अगर जो सर्किट है वो ओपन है तो वो डिवाइस वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। और क्लोज सर्किट में क्या है, क्लोज सर्किट में देखो यहाँ पे स्विच क्या कर दिया, डॉट लगा दी, यानी कि स्विच बंद है, यानी कि अब करंट फ्लो कर सकता है इजीली, ठीक है। यानी कि जो बैटरी का करंट है वो आपके इस बल्ब तक पहुंचेगा, और बल्ब तक अगर करंट पहुंचेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो ये मतलब है ये क्लोज सर्किट है, यानी कि स्विच ऑन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला आता है यार पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यार बहुत सारे बच्चे ना इस पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड से ना डर जाते हैं। एक्चुअली में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वर्ड है ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको ना बहुत सिंपल मीनिंग बताता हूँ। ये वैसे डरावना वर्ड है, डरो मत। इसका सिंपल सा मतलब होता है पावर। पावर सिंपल, कि इलेक्ट्रिक करंट में कितनी पावर है, ये मतलब है इसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घड़ी देखी होगी, जो घड़ी हाथ पे बांधते हैं ना, उस घड़ी में छोटा सेल डलता है, छोटा सेल डलता है बटन जितना, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दीवार घड़ी होती है उस पे बड़ा सेल डलता है, ठीक है। जैसे रिमोट के अंदर भी बड़ा सेल डलता है, ठीक है। हमारे घर पे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो बड़ी बैटरी होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बैटरी है, जो सेल है, मतलब जितनी बड़ी होती जाएगी उसकी पावर बढ़ती जाएगी। अब ये छोटा सा सेल एक बल्ब को ग्लो कर सकता है, हमारे टीवी फ्रिज कूलर को चला सकता है? नहीं चला सकता। ये जो बड़ा सा सेल है, क्या ये हमारे टीवी फ्रिज को चला सकता है? नहीं चला सकता। ये इन्वर्टर की बैटरी चला देती है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी है। तो जो जितना बड़ा सेल होगा उसकी पावर भी उतनी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना। ये छोटे सेल की पावर कम है, लेकिन ये छोटी घड़ी को चला सकता है। ये बड़ा सेल है, इसकी पावर ज्यादा है, तो ये बड़ी घड़ी को चलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, छोटे सेल का पावर कम है, मतलब छोटे सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है। समझ में आई बात है? तो पावर का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। मैंने सिंपल भाषा में बता दिया, समझ में आई? अब मैं थोड़ी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखो अब मैं चार्ज हूं, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं चार्ज हूं, जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा वो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना मूवमेंट ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, राइट। अब मैं यहां से वहां मूव करने के लिए मेरे को कोई पीछे से अगर धक्का दे, अगर कोई मेरे को पीछे से बहुत जोर का धक्का दे, तो मैं एकदम से बहुत फास्ट चला जाऊंगा। और मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी चार्ज की उतना ज्यादा करंट आपका होगा। समझ में आई बात? मैंने बताया था ना आपको। तो अगर कोई मेरे को पीछे से बहुत ज्यादा जोर का धक्का देगा तो मैं तो बहुत स्पीड से आगे जाऊंगा, यानी कि ज्यादा जोर का धक्का मतलब ज्यादा करंट। और जो धक्का है ना, जो जो जितनी ज्यादा पावर से मेरे को धक्का देगा वो पावर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी। पोटेंशियल डिफरेंस को आप धक्का भी समझ सकते हो, ठीक है, धक्का भी समझ सकते हो। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, राइट। क्योंकि चार्ज की स्पीड बढ़ जाएगी ना, और चार्ज की स्पीड क्या होती है, करंट ही तो होता है। समझ में आई बात है? तो अब यहाँ पे इससे समझो, जो मैंने पिछली स्लाइड दी, ये नहीं थी, सॉरी, शायद यही स्लाइड है, हाँ यही स्लाइड है, इसी से समझो। देखो
तो चार्ज की मूवमेंट क्या है? करंट है। और चार्ज को पीछे से मारा हुआ धक्का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ गए? ठीक है। अब उस पावर को, उस धक्के को हम V से कैलकुलेट करते हैं कि भाई जो धक्का लगा है पीछे से वो कितना जोर का है। थोड़ा सा है, मान लो 1 वोल्ट है, यानी कि कम धक्का है, कम करंट होगा। अगर पीछे से बहुत जोर का धक्का मारा है तो 1000 वोल्ट है, यानी कि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आई बात है? तो अब देखो, जो मैंने आपको घड़ी वाला सेल बताया था, जो हाथ पे घड़ी पहनते हैं, उसमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है। क्यों? क्योंकि इसमें धक्का कम लगेगा, और कम धक्का लगेगा तो करंट भी कम होगा, है ना? करंट भी कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम है। तो कम करंट है, इसीलिए ये जो छोटा सेल है ये आपके टीवी, फ्रिज, कूलर को नहीं चला सकता। लेकिन वहीं पे जो बड़ी इन्वर्टर की बैटरी होती है, इसमें धक्का बहुत जोर का लगेगा, क्योंकि बड़ी बैटरी है ना, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो ज्यादा करंट होगा, और ज्यादा करंट से टीवी, फ्रिज, कूलर इस बैटरी से चल जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मापते हैं, जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है वोल्ट के अंदर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म V होती है। ठीक है। और वोल्ट का जो फॉर्मूला है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो V इज इक्वल टू W/Q होता है। वैसे इस फॉर्मूले के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो आप ये फॉर्मूला मत करना। बस थोड़ा अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, V इज इक्वल टू W/Q होता है, पर इस फॉर्मूले पे आज तक कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब जैसे मैंने आपको 1 एम्पियर बताया था, उसी तरीके से आपका 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपसे पेपर में पूछ ली जाएगी कि भाई 1 पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है अच्छे से, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको ना वोल्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? V इज इक्वल टू W/Q, जिसमें W क्या है? वर्क डन है, Q क्या है? चार्ज है। तो जब आपका 1 जूल का वर्क, क्योंकि वर्क को हमेशा जूल में मापा जाता है, ठीक है, और चार्ज को कूलम में मापा जाता है। तो जब आपका 1 जूल का वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे मान लो मैं जो चार्ज हूं, मैं कितना हूं? 1 कूलम चार्ज हूं, ठीक है? यानी कि मैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा हूं? मैंने आपको बताया था ना, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि मेरे अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तभी मैं 1 कूलम का चार्ज बना ना। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेके मैं खड़ा हूं, और मैं फिर, मेरे को पीछे से किसी ने धक्का दिया, और इतना ही धक्का देना है कि मैं यहां से यहां मूव कर जाऊं, और वो भी कितने टाइम में? 1 सेकंड में, राइट? 1 सेकंड में मूव कर जाऊं, और साथ में जो वर्क है वो सिर्फ 1 जूल का होगा, ठीक है? वहां से मूव करने में मेरे को 1 जूल का वर्क लगा है, तो जो धक्का है वो कितना है? वो आपका 1 वोल्ट है। समझ में आई बात? क्लियर एवरीवन? तो 1 वोल्ट में सारी चीजें एक एक होंगी। जैसे मैंने जब आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई थी, उसमें भी देखो हमने चार्ज भी 1 कूलम लिया था और टाइम भी 1 सेकंड लिया था। उसी तरीके से जब हम 1 वोल्ट की बात करेंगे, तब यहाँ पे भी सारी चीजें एक एक लेनी है, ये बात याद रखना। तो जब वर्क डन 1 होगा और चार्ज भी 1 होगा, तो 1/1 कितना होता है? 1, तब जाके 1 वोल्ट आएगा। अगर आप वर्क डन 2 ले लोगे और चार्ज 1 कूलम ले लोगे, तो जो वोल्ट है वो आपका 2 वोल्ट आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे 1 वोल्ट पूछा है, तो आपको वर्क भी 1 लेना पड़ेगा और चार्ज भी 1 लेना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? अब देखो यहाँ पे आपको फोन, ये बैटरी दिख रही होगी, ठीक है? इस बैटरी के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? 1.5 वोल्ट, यानी कि इसकी जो पावर है ना, इस सेल की जो पावर है वो 1.5 वोल्ट है, ठीक है? 1.5 वोल्ट है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? और वोल्ट को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है? तो इसको ना तुम सिंपल भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस को धक्का भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो, ठीक है? एक ही मतलब है। वो आप अपने हिसाब से जो भी आप सोचना चाहो वो सोच सकते हो, ताकि आपको समझ आना चाहिए। मेन आपको ये है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है? धक्का मुक्की जो नाम रखना है वो रख लो, बात यह है आपको समझ आना चाहिए। अब अगला आता है यार वोल्ट मीटर। जैसे करंट को मापने के लिए एमीटर यूज होता है, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट को मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज करेंगे, सिंपल। तो और ये बात याद रखना कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। देखो मैंने आपको बताया था, जो एमीटर है वो आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, एंड जो आपका वोल्ट मीटर है ये आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आपको बस ये याद रखना है, एमीटर विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर एवरीवन? समझ में आया बात? अब देखो मैं डायग्राम से अब बताता हूं
कि पैरेलल और सीरीज में फर्क क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ये वायर था इस तरीके से, लेकिन जो वोल्टमीटर है देखो एक एक्स्ट्रा वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। इस वोल्टमीटर को इसी वायर पे यहाँ पे कनेक्ट क्यों नहीं किया? तो यही गेम है, ठीक है, यही फर्क आपको समझना है कि वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जो सर्किट है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वायर लगा के फिर से कनेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सर्किट है, यहाँ बैटरी है, यहाँ पे बल्ब है और वोल्टमीटर को इसी वायर पे जोड़ दोगे, नहीं, काम नहीं चलेगा। आपको वोल्टमीटर को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वायर लगाना पड़ेगा और इस एक्स्ट्रा वायर पे वोल्टमीटर आपका कनेक्ट होगा। तो जब कभी भी आपका एक्स्ट्रा वायर यूज हो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो आप नोटिस भी करोगे, आप थोड़ा देखो नोटिस भी करोगे, ये वायर जा रहा था और इसके पैरेलल एक और वायर बनाया गया है, तो दो पैरेलल लाइन होगी ना, इसीलिए इसका नाम पैरेलल है, ठीक है। तो गाइस आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक वोल्टमीटर है और वोल्टमीटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था किस चीज को मापने के काम आता है, ये हमारी वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। और ये एक 3D मॉडल है, तो 3D में हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली में जो वोल्टमीटर होता है वो हमारा दिखता किस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर एक ऐसे नंबरिंग लिखी होती है और इसके दो ना टर्मिनल होते हैं, जहां पे आपका पॉजिटिव वायर लग जाता है, दूसरे टर्मिनल पे आपका नेगेटिव वायर लग जाता है और फिर उन वायर के अंदर से कितनी वोल्टेज आपकी फ्लो हो रही है वो फिर इस सुई के थ्रू पता चल जाता है। और आपको मैंने बताया था वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है या पैरेलल में कनेक्ट होता है, जल्दी बताओ। तो मैंने आपको देखो बताया था कि जो वोल्टमीटर है वो हमेशा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि जो हमारा वोल्टमीटर है वो आखिर में दिखता कैसा है, क्लियर। अब मैं आपको एमीटर वाला दिखा देता हूं क्योंकि अब आपको समझ आएगा। हाँ, एमीटर देखो, तो एमीटर का यहाँ पे डायग्राम नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो ये आपका एक क्लोज सर्किट ले लिया, इसमें यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बल्ब है और एमीटर आपका इसी वायर पे कनेक्ट हो जाएगा। तो जब सेम वायर पे कनेक्ट हो चीजें उसे सीरीज बोलते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा वायर लगा के ऐसे कनेक्ट किया जाए तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कब हम पैरेलल यूज करेंगे। तो जब हम एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो सीरीज, जब हम वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल। क्लियर एवरीवन, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। चलो आगे चलते हैं। अगला आता है डायरेक्शन ऑफ करंट, कि आपका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। देखो जैसे मैं चार्ज हूं, मैं यहां से वहां जा रहा हूं या यहां से वहां जा रहा हूं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात ध्यान से याद रखना कि जो करंट है ना वो हमेशा हर चीज जो है ना वो हाई टू लो मूव करती है। जैसे एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ के ऊपर से मैं यहां से बॉल छोड़ता हूं, तो या फिर यहां से नहीं छोड़ो, हम मान लो यहां से मैं बॉल छोड़ता हूं, तो अब ये बताओ ये बॉल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाएगी, ज्यादा हाइट से हमेशा कम हाइट की तरफ जो है वो बॉल आएगी। उसी तरीके से जो करंट है ना वो भी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाएगा। जैसे मान लो आपका एक बर्तन है और एक दूसरा बर्तन है, बीच में मैंने पाइप लगा दी, इसमें मैंने ज्यादा पानी भर दिया और इसमें कम पानी भर दिया। अब मेरे को ये बताओ पानी इसमें से इधर आएगा या इसमें से इधर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा वाले में से कम वाले की तरफ जाएगा। तो ये इस धरती का उसूल है, इस धरती का रूल है कि हमेशा हाई लेवल से चीजें लो लेवल की तरफ जाती है। समझ में आई बात? क्लियर? हाई लेवल से हमेशा चीजें लो लेवल में जाएंगी, तो उसी तरीके से जो करंट है वो भी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करेगा। तो डायरेक्शन पता चली आपको करंट की, करंट की डायरेक्शन क्या है? हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, ठीक है। अब जो बैटरी का जो पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल होता है ना वो आपका हाई लेवल होता है और जो नेगेटिव होता है वो लो लेवल होता है। आपने देखा होगा जो बैटरी देखी होगी मेरे ख्याल से, या कोई सेल वेल देखा होगा, तो सेल की एक तरफ ऐसे ऐसे निकला होता है छोटा सा, ठीक है, और एक तरफ प्लेन होता है, ठीक है। तो जिस तरफ निकला होता है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिस तरफ प्लेन होता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये आपको पता है मेरे ख्याल से, है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको एक सेल वाला फोटो दिखाया भी था ना, देखो यहाँ पे छोटा सा निकला हुआ है, देखो, है ना। तो इधर पॉजिटिव है, इधर देखो प्लेन है, तो उधर नेगेटिव है। तो हर सेल, हर एक बैटरी के क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, राइट। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये आपका हाई लेवल वाला है और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये आपका लो लेवल वाला है। तो अब मेरे को ये बताओ करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा? जल्दी बताओ। ऑब्वियसली बात है हाई टू लो, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका करंट हमेशा मूव करता है। तो आपको पता चली करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन रहेगी। क्लियर एवरीवन?
समझ में आया बात? ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ इस डायग्राम में करंट किस तरफ मूव कर रहा है? देखो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर देखो नेगेटिव है, और करंट के डायरेक्शन देख सकते हो आप, इस साइड एरो लगाया गया है, यानी कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आया बात? क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला आता है यार आपका, अच्छा ये तो बस वही सेम डायग्राम है, उसी के थ्रू बताया गया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, यानी कि करंट ऐसे जाएगा। बट आपको इतना ज्यादा हाई लो याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या याद रखो कि हमेशा हाई लेवल क्या है? पॉजिटिव। हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है, लो लेवल क्या है? नेगेटिव। यानी कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो गाइस आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये मैंने एक 3D मॉडल लिया है, किस चीज का? इलेक्ट्रिक सर्किट का। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर आपको बैटरी भी दिखने को मिल जाएगी, ये हमारे वायर है, ये हमारा लाइट बल्ब है, और ये हमारा स्विच है। अब मेरे को जल्दी से ये बताओ कि ये जो सर्किट है ये आपका ओपन सर्किट है या फिर क्लोज सर्किट है? जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पे आपका जो स्विच है वो ऑन है, ठीक है, स्विच ऑन होता है तो सर्किट क्लोज होता है, ठीक है, यानी कि जो करंट है वो इस पूरे सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा। ये हमारी बैटरी है, ये हमारे वायर हो गए, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। क्लियर? तो ये क्या है गाइस? हमारा ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट आपका दिखता कैसा है, और इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में कम से कम कितनी चीजों की जरूरत होती है? जल्दी बताओ। एक तो बैटरी की जरूरत होती है, दूसरा वायर की जरूरत होती है, तीसरा एक डिवाइस की जरूरत होती है। वो डिवाइस आपका इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो एक डिवाइस की जरूरत है। और अगली चीज है स्विच। ठीक है, स्विच का यूज क्या होता है? सर्किट को ओपन और क्लोज करने में। क्लियर? मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है इसको बनाने में मिनिमम कितनी चीजों की जरूरत होती है। क्लियर एवरीवन? अब यार सर्किट डायग्राम के कुछ आप है ना सिंबल्स वगैरह याद कर लो। जैसे आपका जो सेल है या कोई बैटरी है उसका सिंबल क्या होता है? ये, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर एक बड़ी लाइन लगानी है, एक छोटी लाइन लगा दी। अगर सिर्फ ये दो लाइनें हैं तो ये क्या है? सेल है। अगर आप मल्टीपल लाइन लगा लेते हो, ऐसे एक, फिर दो, फिर तीन, तो आपने एक तरीके से क्या किया? यहाँ पे आपने तीन सेल कनेक्ट कर दी, क्योंकि ये दो लाइनें एक सेल को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे मैंने तीन सेल कनेक्ट कर दी, क्योंकि 6 लाइनें बना दी ना, तो तीन सेल को जब सेल पे सेल पे सेल ऐसे जुड़ते जाएंगे तो वो जो सेल्स हैं वो सारे मिलके बैटरी बना देंगे। समझ में आई बात? तो बैटरी और सेल में फर्क क्या है? सेल में सिर्फ ये दो लाइनें मिलेंगी, और दो से ज्यादा लाइनें हैं तो वो बैटरी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हो ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, क्योंकि इसमें दो लाइनें हैं। फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसको हम बैटरी भी बोल देते हैं। अब स्विच का सिंबल क्या है? अगर स्विच ऑफ है तो ये सिंबल है, ठीक है, ये ऑफ का सिंबल है। और अगर ये ऑफ का सिंबल है, और अगर मैं इस स्विच के बीच में डॉट लगा दूं तो ये ऑन का सिंबल है। ठीक है, ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑन है। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहाँ पे वायर जॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, जैसे मान लो कोई सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करना है, तो इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है ऐसे, उल्टा टी, ठीक है, और बीच में डॉट। तो इसका मतलब क्या है कि ये वायर जा रहा था और बीच में ऊपर से एक और वायर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। क्लियर? और नीचे वाला थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या है? जो वायर है ना वो क्रॉस कर रहे हैं विदाउट कनेक्टिंग। यानी कि मान लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे ये मान लो सर्किट डायग्राम था, और मान लो मेरे को एक वायर यहां से उधर मूव करना है, तो अब देखने वाले को तो ये लगेगा कि यार ये वायर आपस में ज्वाइन है, लेकिन ये वायर अगर मेरे को ऐसे दिखाने की ज्वाइन नहीं है, बस एक वायर के ऊपर से ऐसे दूसरा वायर गया हुआ है, तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा? तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बना दोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई ये जो वायर है ये आपस में टच नहीं हो रहे, बस ये ऊपर वाला वायर जो है वो इसके ऊपर से ही जा रहा है बिना टच किए। अगर टच करके दिखाने हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, तो आप समझ जाओगे कि ये टच करके जा रहे हैं। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, तो ये सिंबल्स वगैरह यार आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है? ऐसे करके ऐसे थोड़ा दिल टाइप में बना दो, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। रेजिस्टेंस का सिंबल देखो, ऐसे जिगजैग लाइन। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या चीज होती है? रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है जो करंट को रोकती है। तो अगर करंट ऐसे जिगजैग होके जाएगा तो एक तरीके से करंट की स्पीड स्लो हो जाएगी, वो करंट को एक तरीके से ये रोक रहा है, तो ये आपके रेजिस्टेंस का साइन होता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर से मैं ऐसे एरो का साइन लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या है? ये रियोस्टेट का है। रियोस्टेट बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसका हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल
इस तरीके से रेजिस्टेंस बनाओगे और ऐसे बनाओगे, दोनों में फर्क क्या है? ये इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस 5 है तो ये फिक्स है, लेकिन इसमें एरो है यानी कि इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि मान लो 5 से लेके 10 के बीच में कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 6 रेजिस्टेंस चाहिए, 7 रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, उसका फिक्स रहता है। ठीक है, तो जिसका चेंज हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियोस्टेट बोलते हैं, और जिसका चेंज नहीं हो सकता उसको सिंपल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? और ये एमीटर का साइन है आपका, और नीचे वाला वोल्टमीटर का साइन है। इनके साइन तो बहुत इजी है। एमीटर का साइन क्या है? सिंपल ऐसे सर्कल के अंदर ए लिख दो, और वोल्टमीटर का साइन क्या है? सिंपल सर्कल के अंदर वी लिख दो। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये साइन यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है, याद करने हैं, इनके बिना आप सर्किट डायग्राम वगैरह नहीं बना पाओगे। इसके बाद यार आपका अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो थोड़ा ध्यान से समझो, ओम्स लॉ क्या है? वैसे यार बहुत ही इजी लॉ है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको देखो याद हो अगर आपको, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे ये चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में पीछे से मेरे को धक्का मारना पड़ेगा। धक्का क्या होता है? धक्का मैंने आपको बताया था, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, है ना? तो ये वोल्टेज है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ज्यादा जोर का धक्का लगेगा तो जो चार्ज है वो बहुत स्पीड से बी तक पहुंचेगा, और स्पीड क्या है? स्पीड करंट है, करंट यानी कि आई, है ना? यानी कि ज्यादा जोर का धक्का यानी कि ज्यादा वोल्टेज तो ज्यादा करंट। अगर मैं थोड़ा आराम से धक्का मारूंगा तो आराम से ये जाएगा उधर, और ये कम करंट हो जाएगा। तो कम वोल्टेज तो कम करंट, ज्यादा वोल्टेज तो ज्यादा करंट। यही आपका ओम्स लॉ है, यही आपका ओम्स लॉ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I होता है। यानी कि जो I है और जो V है, इनमें रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी को अपने आप बढ़ना पड़ेगा, एक चीज घटेगी तो दूसरी अपने आप घट जाएगी, इसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ का डेफिनेशन ये है दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर एवरीवन? अब थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, देखो। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट? V का मतलब क्या होता है? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, और वोल्टेज घटेगी तो करंट घटेगा। सिंपल। अब मैथ के अंदर एक रूल होता है कि अगर आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन इक्वल टू के अंदर चेंज करना है तो आपको एक कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इक्वेशन टू इक्वेशन डिपेंड करता है, ठीक है? तो अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को इक्वल टू के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है? और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में के से लिख देते हैं, ठीक है? कांस्टेंट के। और ओम्स लॉ के केस में ये जो आपका कांस्टेंट है ना, इसको हम आर लिखते हैं, और आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था, रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? जल्दी बताओ। ये वो चीज होती है जो करंट को आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये आपका क्या बन गया? दिस इज योर ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आर आई, जिसमें V वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है, एंड I आपका क्या है? करंट है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो ओम्स लॉ मेरे ख्याल से अब आप भूलोगे नहीं। तो ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आर आई। और आप देख सकते हो ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ है। कई बार आपसे पेपर में ना बोल दिया जाएगा कि भाई ओम्स लॉ का ग्राफ बताओ, ठीक है? ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आप उस टाइम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करके आओगे। तो इसमें देखो आप देख सकते हो नीचे क्या है? वोल्टेज, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एक्सिस पे करंट है जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो लाइन है ये इस तरीके से जा रही है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, जितना हम राइट साइड में चलते जाएंगे वोल्टेज आपकी बढ़ती जाएगी, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे तब आपका करंट बढ़ता चला जाएगा, राइट? तो आप देखोगे ये जो लाइन है ये ऐसे है, यानी कि जब जब वोल्टेज बढ़ रही है तब तक करंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा ये लाइन राइट साइड जा रही है उतनी ही ये लाइन ऊपर भी तो जा रही है। तो राइट साइड जाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो करंट बढ़ेगा। तो जितनी लाइन ये राइट जा रही है, यानी कि जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ रही है उतनी ही ये लाइन ऊपर जा रही है, यानी कि उतना ही करंट भी बढ़ रहा है। तो वोल्टेज बढ़ी तो मतलब करंट बढ़ा, यही तो है हमारा ओम्स लॉ, राइट? मैंने आपको बताया था ना दैट
आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। पीछे से मैं अगर ज्यादा धक्का मारूंगा तो चार्ज की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि स्पीड बढ़ी मतलब करंट बढ़ गया। राइट, समझ में आया। और आप इस ट्रायंगल के थ्रू है ना ये जो फॉर्मूला है उसको भी सीख सकते हो, V इक्वल टू आई आर। जैसे मैंने आपको V इक्वल टू आर आई बताया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 3 इंटू 5 करो या 5 इंटू 3 करो, आंसर तो एक ही आना है। चाहे R इंटू आई करो चाहे I इंटू आर करो, मतलब तो एक ही है। इसमें ना मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यूमेरिकल है ना वो किस तरीके से आते हैं, थोड़ा सा ना ध्यान से समझना। देखो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आर आई। तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, मान लो आपको बोल दिया जाए कि जो वोल्टेज है वो 25 वोल्ट है और जो करंट है वो 5 है। करंट को किस में लिखते हैं, एम्पियर में, तो करंट आपका 5 एम्पियर है। तो अब मेरे को ये बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप सिंपल इस फॉर्मूला का यूज करोगे। ठीक है, तो V की वैल्यू 25, R हमें निकालना है तो R की जगह R ही रखेंगे। I आपका 5 दे रखा है, तो 5 डिवाइड में आएगा तो 25/5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो रेजिस्टेंस आपका 5 आ गया। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो ये देखो बहुत ही क्रिएटिव डायग्राम है। तो इस क्रिएटिव डायग्राम के थ्रू है ना आप पूरा जो ओम्स लॉ है वो अच्छे से समझ सकते हो। तो पीछे देखो क्या है, पावर। ठीक है, पीछे से इस बंदे ने धक्का मारा, लात मारी। ठीक है, और ये लात मारने वाली चीज क्या है, वोल्ट। क्योंकि पावर, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ये एक ही चीज है, एक ही चीज का नाम है ना। तो पावर, पीछे से धक्का मारा, ये क्या है, चार्ज है, ये बेचारा चार्ज है। तो ये जितनी स्पीड से जाएगा वो आपका करंट है। तो पीछे से ज्यादा जोर का धक्का मारेगा तो करंट ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जितनी ज्यादा जोर से ये पीछे से धक्का मारेगा वो करंट उतना ज्यादा होगा। क्लियर। लेकिन अगर आप देखोगे बीच में ना रास्ता पतला है और ये रस्सी से ना ये बंदा इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और ये बंदा क्या है, ही इज रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। समझ में आई ना बात? तो ये है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, जो मैं तब से ये कह रहा था ना, मैं इधर से इधर आ गया, बेसिकली वही चीज डायग्राम के थ्रू सिखा रखी है। तो बहुत ही प्यारा डायग्राम लगा मेरे को ये, तो इसीलिए मैंने ये डायग्राम इसके अंदर यूज किया है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो क्या है, वोल्टेज पीछे से धक्का मारती है, जितना ज्यादा चार्ज फास्ट मूव करेगा उतना करंट होगा, और बीच में जो रोकने वाली चीज है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस करंट को आगे इजिली जाने नहीं देता। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि अभी तक बस आपको इतना पता है कि रेजिस्टेंस क्या है, एक ऐसी चीज जो करंट को रोकती है, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो एक ऐसी चीज जो करंट के फ्लो को रोके, अपोज करे, मतलब उसको आगे बढ़ने ना दे। देखो करंट तो आगे बढ़े के ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत करे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक ऐसी चीज जो करंट को आगे इजीली मूव ना होने दे उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको, इसकी जो एसआई यूनिट है, इसको जो मेजर करते हैं वो हम ओम में मेजर करते हैं, ऐसे ये इसका साइन होता है। क्लियर। और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, OHM, ओम, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। क्लियर एवरीवन। रिप्रेजेंट इसको हम आर से करते हैं, और ओम्स लॉ के थ्रू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मैंने फॉर्मूला बताओ जल्दी। तो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आर आई। तो R का मतलब क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू आई, इधर डिवाइड में आ जाएगा तो V बाय आई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आप वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दोगे तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया V बाय आई। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आई बात। वोल्टेज भी पॉजिटिव होता है हमेशा, रेजिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, करंट भी हमेशा पॉजिटिव होता है। जो चार्ज है ना अकेला, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखोगे तो वो नेगेटिव आएगा, अगर आप प्रोटॉन का चार्ज देखोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, राइट। तो अकेला चार्ज एक ऐसी चीज है इस चैप्टर के अंदर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तीनों की तीनों चीजें स्केलर है। स्केलर उनको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है। ठीक है, और अब देखो आपने पता नहीं कितने बच्चों ने देखा है कि नहीं देखा है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम यूज किया है। आपने बहुत सारे बच्चों ने रिमोट का या किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस का मदरबोर्ड जरूर देखा होगा, है ना। कोई भी रिमोट वगैरह खोल दिया हो तो अगर आपने, तो उस किसी भी मतलब टीवी के अंदर भी होता है, कीबोर्ड के अंदर भी होता है, हर चीज के अंदर है ना एक मदरबोर्ड होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उस ग्रीन कलर के ऊपर है ना बहुत सारे छोटे छोटे वायर होते हैं, छोटी छोटी चीजें लगी होती हैं। तो उनमें से ना एक छोटी चीज आपने ये भी देखी होगी, यही आपका रेजिस्टेंस है, यही है रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर एवरीवन।
तो गाइज अब मैं आपको ना एक 3D मॉडल की हेल्प से ना एक रजिस्टर दिखाता हूँ कि जो रजिस्टर है वो एक्चुअली में दिखता कैसा है। क्योंकि यार देखो, बुक में तो हम पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर होता है, लेकिन है ना, हमें पता भी तो होना चाहिए कि भाई वो रियल लाइफ में आखिर दिखता कैसा है ना। सिर्फ किताबों में ही चल रही है बातें या फिर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता भी है। तो गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये आपका रजिस्टर है। और ये जो रजिस्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मदरबोर्ड जो होते हैं ना, जैसे कोई रिमोट है, रिमोट को अगर आप बीच में से तोड़ दोगे तो उसके अंदर है ना ग्रीन कलर की प्लेट निकलती है जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। उस मदरबोर्ड के ऊपर ये जो आपका रजिस्टर है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके ऊपर छोटे छोटे ये जो है ना रजिस्टर लगे होते हैं, क्लियर। और आप थोड़ा नोटिस करोगे हर रजिस्टर के ऊपर है ना कुछ कुछ अलग अलग कलर की लाइनें होती हैं, ठीक है। इसमें तो देखो 3 कलर की लाइनें हैं, लेकिन कुछ रजिस्टर में अलग कलर की लाइनें होंगी, कुछ रजिस्टर में 5 लाइनें होंगी, कुछ रजिस्टर में 2 लाइनें होंगी। तो ये जो लाइनें है ना, ये आपके इस रजिस्टर की क्वालिटी एंड इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है ये बताती है। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि रियल लाइफ के अंदर आपका जो रजिस्टर है वो आखिर कैसा दिखता है। क्लियर एवरीवन? तो आप देख सकते हो ये 3D मॉडल है, तो इसको ऐसे हम घुमा के भी देख सकते हैं, ठीक है। 3D से ना चीजें ना समझनी आसान हो जाती है, राइट। अब ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो मैंने आपको बता दिया था कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, तो 4 चीजें हैं जो जिसके ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। 4 चीजों की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो आपका मतलब डिपेंड होता है। कौन कौन सी है वो 4 चीजें, देखो। सबसे पहली है लेंथ, कि आपका वायर कितना लंबा है। ज्यादा लंबा वायर लोगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, छोटा वायर लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो आपका यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर वायर लंबा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। समझ में आई बात? जितना ज्यादा लंबा वायर लेते जाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता जाएगा। इससे रिलेटेड है ना पेपर में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको बोल दिया जाए कि भाई मेरे पास 2 मीटर लंबा वायर है, ठीक है, और मेरे को इसका रेजिस्टेंस कम करना है, तो क्या करोगे? वायर को बीच में से काट दो, वायर छोटा हो गया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो वायर की अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेकंड आता है एरिया, यानी कि वायर कितना मोटा है। अब देखो कोई मोटा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, कोई पतला वायर होगा, ठीक है। देखो दोनों की लंबाई एक जितनी है, दोनों वायर की लंबाई एक जितनी है, बस ऊपर वाला मोटा है नीचे वाला पतला है, ये फर्क है। तो वायर जितना पतला होगा ना उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि वायर पतला है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आई बात? मैं यहां पे भी लिख देता हूं, अगर वायर लंबा है, मेरे को पता ऊपर डॉट भी लगा सकता था मैं, चलो मैं डॉट लगा देता हूं। अगर वायर लंबा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, वायर पतला है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर पे भी डिपेंड करता है। मान लो आपने 2 वायर ले लिए, देखो फॉर एग्जांपल एक वायर ये ले लिया, ठीक है, नीचे वाला भी दूसरा वायर ले लिया, मतलब दोनों एक जितने ही मोटे हैं, एक जितने ही लंबे हैं, ठीक है, एक जितने ही इनकी थिकनेस है, एक जितनी ही इनकी लेंथ है, ठीक है। बस फर्क क्या है, ऊपर वाला लोहे से बना हुआ है और नीचे वाला कॉपर से बना हुआ है, तांबे से बना हुआ है। तो बस इनके नेचर में फर्क है, ठीक है। लेंथ और इनकी थिकनेस दोनों की सेम है, ठीक है। तो अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो आपका कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए भी कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का होता है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब मेरे ख्याल से आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जिस चीज में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना वो ज्यादा बिजली खाएगा, यानी कि ज्यादा बिजली का बिल आएगा। इसीलिए हम घर में है ना कम रेजिस्टेंस वाला जो वायर है वो यूज करते हैं। हम अपने घर में आयरन के वायर यूज नहीं करते। कभी आपने नोटिस किया है कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन आप नोटिस जरूर करना, हमारे घर में जो वायर यूज होते हैं ना वो एक्चुअली में कॉपर के यूज होते हैं, तांबे के यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया कॉपर का रेजिस्टेंस कम है लेकिन गोल्ड और सिल्वर का तो कॉपर से भी कम है, तो हम कॉपर की जगह गोल्ड और सिल्वर क्यों यूज नहीं कर रहे? एक्चुअली में वो एक मीम याद आ रहा है मेरे को, अगर हम घर में सोने के और चांदी के वायर लगाएंगे ना तो तेरा घर चला जाएंगे इसमें, मतलब इतने घर की वैल्यू नहीं है जितने की तार लग जाएंगे, समझ रहे हो? तो घर में अगर चोर एंट्री मारेगा ना तो सबसे पहले अलमारी चेक नहीं करेगा, वो घर के तार चोरी करेगा,
ठीक है, तो इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, तेरा घर चला जाएगा इसमें 80,000 के जूते, 80,000 के वायर है, 80,000 के। ठीक है, तुम ऐसे बोलोगे। तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम भी है और सस्ता भी है। ठीक है, आई नो गोल्ड और सिल्वर का रेजिस्टेंस कॉपर से भी कम है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं है। पैसे में दुनिया भर का फर्क है, लेकिन रेजिस्टेंस में बिल्कुल इतना सा फर्क है। इसीलिए हम अपने घर में कॉपर के वायर यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर के वायर सस्ते हैं। क्लियर एवरीवन? तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो रेजिस्टेंस भी आपका गाइस इंक्रीज होता जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल 2 वायर ले लिए, ठीक है, एक ये है और एक ये है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की जो थिकनेस है वो भी सेम है। ठीक है, और दोनों मान लो आयरन की है, तो सब कुछ सेम है। बस फर्क क्या है, ऊपर वाले को मान लो मैंने 0 डिग्री सेल्सियस में रख दिया और नीचे वाले को मान लो मैंने 40 डिग्री सेल्सियस में रख दिया। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब मेरे को ये बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो मैंने आपको बताया ना, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो नीचे वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कम। क्लियर एवरीवन? समझ आया? ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ना आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको बोल देंगे कि भाई दो वायर है, एक 10 मीटर का है, दूसरा 100 मीटर का है, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? जिसकी लेंथ 100 मीटर होगी ऑब्वियसली बात है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। राइट? क्लियर? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है। ये वाली लंबी है, ये 2 फुट की है, ये 1 फुट की है। ठीक है, तो कौन से का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है ऊपर वाली का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा लंबी है ना? समझ में आया? ठीक है, अब नेचर ऑफ मटेरियल में भी देखो बताया गया है कि जिनका जो कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, क्योंकि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो कम होता है। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर आते हैं। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है कंडक्टर के कंपैरिजन में। और उसके बाद आते हैं इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने ही नहीं देते, इसीलिए इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और बाकी मटेरियल टू मटेरियल भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप आयरन का वायर ले रहे हो या फिर कॉपर का ले रहे हो, ठीक है, तो वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और नेचर पे भी, मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। समझ में आया? और टेम्परेचर तो मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर एवरीवन? इसके बाद यार अगला टॉपिक आता है रेजिस्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी नाम से पता चल रहा है, वीटी लगा हुआ है, यानी कि इट्स अ प्रॉपर्टी। क्लियर एवरीवन? रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो ओम मीटर होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम थी, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर है। क्लियर एवरीवन? और रेजिस्टिविटी को हम, रेजिस्टिविटी का जो साइन है ना वो ये होता है रो, इसकी प्रोनाउंसिएशन ROW, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है रो। ये थोड़ा सा पी टाइप का दिखता है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो ये नीचे वाला डंडा है ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा रखा है, बस ये इसका साइन है। क्लियर एवरीवन? इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और रेजिस्टिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नेचर और टेम्परेचर पे। ये बात है ना, ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है। किस किस पे? नेचर पे एंड टेम्परेचर पे। समझ में आया? पहला डिफरेंस तो इनमें ये है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर है। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, ये बेसिक इनका डिफरेंस था। आगे मैं फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, चलो मैं फॉर्मूला मैं बताता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू RA/L, यानी कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर आप ये करते हो तो आपकी जो उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है ना वो आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है ये फॉर्मूला, तो इसको ध्यान से अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे मान लो आपको रेजिस्टिविटी बता दी, आपको रेजिस्टेंस बता दिया, वायर की लेंथ बता दी, और आपसे मान लो वायर का एरिया पूछ लिया, तो क्या यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बताई गई है। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की। उससे ज्यादा कॉपर की,
उससे ज्यादा फिर ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो देखो बस ये आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर और कॉपर की होती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है। और देखो टंगस्टन की भी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो टंगस्टन ग्लो करता है, राइट, टंगस्टन ग्लो करता है ना। और आपने देखा होगा जो हमारे घर में हीटर वगैरह यूज करते हैं, हीटर का जो वायर होता है वो भी आपका टंगस्टन से बना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो वो एकदम से वायर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना वो वायर उतना ही गर्म भी होगा। समझ में आई बात? सिल्वर वाले वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए सिल्वर वाला जो वायर है वो आपका कम गर्म होता है, ठीक है। कॉपर वाला भी कम गर्म होता है, क्योंकि अगर कॉपर वाले वायर ज्यादा गर्म होने लग गए तो हमारे घर के तो जो तार है वो तो रोज जल जाएंगे, हम रोज थोड़ी तार बदलते रहेंगे। समझ में आई बात है? तो इसीलिए हम अपने घर में वही वायर यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस कम होगा तो वायर जल्दी जलेगा नहीं, और दूसरा क्या होगा, बिजली का खर्चा भी कम आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो किसका है, कार्बन का है, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपके रबर का होता है, क्योंकि रबर बेसिकली एक इंसुलेटर है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। वैसे अगर आप सभी मटेरियल में देखोगे तो रबर का ज्यादा है, तभी तो जो बिजली वाले आदमी होते हैं, जो बिजली वाले का काम करते हैं, वो रबर के ग्लव्स पहन के वायर को टच करते हैं ताकि उनको करंट ना लगे, क्योंकि रबर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। रबर अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देता। जैसे मान लो मैं एक वायर को टच करूंगा ना, और मान लो मैंने रबर के ग्लव्स पहन रखे हैं और इस वायर के अंदर मान लो करंट है, तो मैं अगर टच करूंगा तो वो जो करंट है उस वायर से मेरे हाथ में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मेरे हाथ में और इस वायर के बीच में क्या आ गया, मेरा वो ग्लव आ गया, रबर का बना हुआ जो दस्ताना है वो आ गया, राइट। और वो ग्लव का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ग्लव के अंदर से जो आपका करंट है वो पास नहीं हो पाता। और अगर मैं मान लो एल्यूमिनियम फॉयल हाथ पे लपेट के फिर मैं वायर को पकड़ूं तो मेरे को करंट लगेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और एल्यूमिनियम के अंदर से एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए एल्यूमिनियम के अंदर से जो करंट है वो पास हो सकता है, तो मेरे को करंट लग जाएगा। समझ में आई बात है? क्लियर है एवरीवन? और यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा भी हुआ है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, हार्ड रबर का होता है। ग्लास का भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए हम जो बिजली वाले लोग जो है वो बिजली का जो काम करते हैं वो इसीलिए रबर का ग्लव पहनते हैं ताकि उनको करंट ना लग सके। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब यार अगला टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो बताया गया है कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल गारंटेड आएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाला हूं। तो देखो यार रेजिस्टेंस को ना हम 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक होता है आपका सीरीज के अंदर, दूसरा होता है आपका पैरेलल के अंदर। तो सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं डिटेल के अंदर। देखो देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है, राइट। और ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंस है वो आपके एक ही किस में कनेक्ट है, एक ही वायर के ऊपर कनेक्ट है, राइट। लाइन में देखो कनेक्ट है, तो जब एक ही वायर पे बिल्कुल लाइन के साथ जब आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाए तो उसे सीरीज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो तीनों रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट वायर के ऊपर है, यहाँ पे एक ही वायर के ऊपर तीनों है, यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग वायर है। तो जब तीनों के लिए अलग अलग वायर है तो इसीलिए ये पैरेलल है, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तीनों वायर आपस में पैरेलल है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है एवरीवन? तो जब आपके रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट किए जाए सीरीज के अंदर तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर पैरेलली कनेक्ट किए जाए अलग अलग वायर पे तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर है एवरीवन? आपके ना रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल दोनों के ऊपर है ना आपका न्यूमेरिकल पक्का आएगा, तो आपको अच्छे से करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले आप समझो, पहले हम सीरीज की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3 तीनों की तीनों आपके सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो जब कभी भी आपके सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं ना तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। और इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं बताओ जल्दी से। कैलकुलेट करने के लिए मान लो इसका रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल आपका मान लो कितना है, इसका रेजिस्टेंस मान लो फॉर एग्जांपल 2 ओम है, ये मान लो 3 ओम है, और ये मान लो 4 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट तीनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट तीनों को ऐड कर दो, जय माता दी। 2 + 3 + 4 कितना आ गया, 9। तो 9 ओम टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो देखो तीनों को हमने जब कंबाइन किया सीरीज के अंदर
तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम आया है, राइट? समझ में आया? तो जब कभी भी आपके कॉम्बिनेशन सीरीज के अंदर हो तो डायरेक्ट क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना कि जब कभी भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर जुड़ते हैं ना, तो क्या चीज कॉमन रहता है? तो आपका करंट चेंज नहीं होता है, वोल्टेज चेंज हो जाती है। ये बात याद रखना, वोल्टेज चेंज हो जाती है, करंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात है? और मैंने बताया था करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। तो सबसे ज्यादा जो धक्का है किसे लगेगा? क्योंकि सेल धक्का मारता है ना, धक्का मारने वाली चीज क्या है? सेल है, बैटरी है, बैटरी धक्का मारेगी, सबसे ज्यादा धक्का इसको मारेगी, यानी कि सबसे ज्यादा जो वोल्टेज है वो इसके पास आएगी, फिर अगले के पास धक्का कम हो जाएगा, तो वोल्टेज इसके पास थोड़ी और कम हो जाएगी, इसके पास सबसे कम वोल्टेज मिलेगी क्योंकि सबसे कम धक्का इस तक पहुंचेगा। तो जब कभी भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्ट हो ना, तो याद रखना कि जो वोल्टेज है वो चेंज होती जाती है, लेकिन जो करंट है वो सेम रहता है। करंट हमेशा सेम रहता है सीरीज के अंदर, बस वोल्टेज जो है ना वो चेंज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पे देखो तीनों रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिए, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ये ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में सिंपल रहेगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करता तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आता? डायरेक्ट आप ऐड कर देते, 4 + 4 + 4, टोटल 12 ओम आ जाता, रेजिस्टेंस बढ़ता। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है। कैसे घटता है देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, एक्चुअली जब कभी भी आपके रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो तो उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो तीनों का रेसिप्रोकल करके ऐड करो, तो 1/4, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होता है। ठीक है, तो तीनों का रेसिप्रोकल करना होगा, 1/4 + 1/4 + 1/4। अगर मान लो तीनों अलग अलग होते, मान लो ये 2 ओम होता है, ये 3 ओम होता है, ये 4 ओम होता, तो 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे करते। अब तीनों सेम है इसीलिए 1/4 1/4 1/4 आ गया। अब इसका क्या करोगे? एलसीएम ले लो, तो 12 ऊपर 3 आ गया, तो ये आ गया आपका 1/4। बट ये आपका टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, लास्ट में आपको फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये आ गया 4/1 यानी कि 4 ओम। ठीक है, तो जब कभी भी आप तीन रेजिस्टेंस को इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट करोगे तो सीरीज में करते तो 12 ओम आता, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस देखो कम हो गया। तो पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। तो इससे रिलेटेड है ना एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पेपर में आपसे मान लो ये पूछ लेगा कि भाई मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं उनको किस तरीके से कनेक्ट करूं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम आए? तो कम के लिए पैरेलल। और मान लो आपसे ये बोल दिया जाए कि मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करूं कि मैक्सिमम आए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आए, तो मैक्सिमम के लिए सीरीज। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आपको सीरीज कनेक्ट करना है, कब आपको पैरेलल कनेक्ट करना है। अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में कर दो, कम रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में कर दो। क्लियर एवरीवन? समझ में आई बात? ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, करंट चेंज हो जाता है। अब मान लो आपको मैंने बताया ना, यहां से यहां करंट ऐसे मूव करेगा ना, राइट? करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, मैंने आपको बताया था, राइट? हाई लेवल से लो लेवल तक आपका करंट मूव करता है, तो आपका करंट इस तरीके से मूव होगा। तो ये बैटरी क्या है? धक्का मारेगी। अब जो धक्का है ना वो तीनों में बराबर बट जाएगा, तीनों में बराबर बट जाएगा। देखो ऊपर भी उतना ही धक्का जाएगा जितना इसमें जाएगा, जितना इसमें जाएगा, तो धक्का तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इक्वल तो बाद भी रहेगा ना, वोल्टेज देखो सेम रहती है, ये याद रखना। सीरीज के अंदर वोल्टेज चेंज हो गई थी, करंट सेम था। सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, इसमें पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होती है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सीरीज के अंदर करंट सेम होता है और पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, ये लिख लो, कहीं लिखनी है तो लिख सकते हो आप कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब मैं आपको ना एक न्यूमेरिकल देता हूं, जल्दी से सोल्व करना। ठीक है, देखते कितने बच्चे सोल्व करेंगे। यहां पे देखो मैंने आपको 4 रेजिस्टेंस दे दिए। ये मान लो आपका 1 ओम है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 ओम है, ये मान लो 4 ओम है। ठीक है, और इन चारों का टोटल रेजिस्टेंस जल्दी से निकाल दो, जल्दी से। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से आपको ना इन चारों का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। वेरी गुड, जल्दी करो यार, जल्दी करो। जब तक अपने हाथ नहीं चलाओगे तब तक। देखो यार सीधी सी बात है,
न्यूमेरिकल्स तब तक नहीं आएंगे जब तक आप खुद सोल्व करना नहीं सीखोगे। खुद सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहे 50 न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखा दूं, तब तक वो समझ नहीं आएंगे आपको। आपको तभी समझ आएंगे जब आप खुद से अपने प्यारे प्यारे हाथों से खुद सोल्व करोगे। जल्दी से सोल्व करो। कर लिया सोल्व? ओके, चलो मैं अब करके दिखाता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों का सही आया। तो देखो चारों के चारों पैरेलल के अंदर है, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, क्योंकि चारों के चारों पैरेलल में है तो चारों का रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करेंगे। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा? 2 3 4, तो 2 3 6, एक सेकेंड 3, यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 2 3 6 6 2 12 12 आ गया। तो यहाँ पे 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 18, 18 और 7 कितने हो गए? ये हो गए 25, 25/12। अब देखो ये फाइनल रेजिस्टेंस नहीं आया है, इसका आपको फाइनल फिर से क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 12/25। क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट हो तो बताओ। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, राइट? किस किस बच्चे का यही आया बताओ जल्दी से। यस, बिल्कुल सही। दिस इज द आवर फाइनल रेजिस्टेंस। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे? पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, वाकई आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे रहने देना चाहते हो तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो। 12/25 ओम, दिस इज आवर फाइनल टोटल रेजिस्टेंस इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इन्हीं रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में कंबाइन कर दूं तो क्या आएगा? 1 + 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 आएगा, बताओ। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा और बहुत छोटा सा आएगा, करीब ये आएगा आपका 0.48 के आसपास आएगा। सोच के देखो, 1 से भी कम है, और यहाँ पे देखो 10 है। कितना फर्क है ना, कितना फर्क है? 20 गुना के आसपास फर्क है, बताओ। बस क्या किया? सीरीज की जगह पैरेलल कंबाइन कर दिया, बस ये फर्क है। क्लियर एवरीवन? तो गाइज अब आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक मदरबोर्ड है, ठीक है। जैसे कोई कंप्यूटर आप अगर खोलोगे तो कंप्यूटर के अंदर भी आपको मदरबोर्ड मिलेगा, टीवी अगर आप खोलोगे तो टीवी के अंदर भी मदरबोर्ड मिलेगा। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं ना, उन सब में एक मदरबोर्ड पाया जाता है, ठीक है। और इसी के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना, सभी सारी की सारी प्रोसेसिंग इसी में होती है। चाहे कंप्यूटर में ले लो, चाहे आपका टीवी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। हर चीज के अंदर जो प्रोसेसिंग है वो ये मदरबोर्ड ही करता है। और इस मदरबोर्ड पे एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूँ। ये और कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट ही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है। और इसमें आप देखोगे जो पतली पतली लाइनें है ना, ये पतली पतली लाइनें एक्चुअली में वायर है। क्या है? ये वायर है। और आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये रैम लगी हुई है। ये बेसिकली आपका एक सीपीयू का मदरबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे रैम लगी हुई है, ये प्रोसेसर है, ठीक है। और जो आपका रेजिस्टेंस है वो इन्हीं पे मिलेगा। आप देख सकते हो ये रहा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस दिखा आपको? पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि 3D मॉडल है ना। तो आप देख सकते हो ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गए। ये हमारे क्या है? ये जो सिलेंडर से बने हुए ये क्या है? ये कैपेसिटर है, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये थोड़े से छोटे छोटे सिलेंडर से होते हैं ना। और आप देखो ये वायर, देखो यहाँ पे वायर दिख रहे हैं, कितने सारे वायर है। और ये देखो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इसको देखो, हाँ ये देखो, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ये छोटे छोटे क्या है? ये रेजिस्टेंस है। समझ में आई बात? तो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो इसी मदरबोर्ड पे होते हैं। क्लियर एवरीवन? तो मेरे ख्याल से अब आपको रेजिस्टेंस पता चल गया होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो आखिर कहाँ पाए जाते हैं। अब यार हमारा अगला टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मेरे को ये बताओ, जब हम फोन वगैरह चार्ज लगा देते हैं और फोन चार्ज लगा के अगर हम उस फोन में गेम खेलेंगे तो वो फोन ऑब्वियसली बात आपका गर्म हो जाएगा, राइट? क्यों होता है? क्योंकि उस फोन के अंदर से आपकी जो बिजली है वो पास हो रही है। तो जब कभी भी किसी भी वायर के अंदर से, क्योंकि फोन के अंदर भी तो वायर है ना, या फिर मान लो जैसे आपकी फॉर एग्जांपल टीवी है, टीवी को हम कोई देर तक चलाते रहे, कई घंटों तक चलाते रहे, टीवी भी गर्म हो जाएगा। लैपटॉप को चलाएंगे, लैपटॉप गर्म हो जाएगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब किसी वायर के अंदर से बहुत देर तक करंट पास होता है, या तो बहुत देर तक करंट पास हो या बहुत ज्यादा करंट पास हो, तो वो चीज गर्म हो जाती है, राइट? वो करंट की वजह से उसमें हीट निकलने लग जाती है, उसी को बोलते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब किसी वायर में से या तो बहुत ज्यादा चार्ज मूव करे, यानी कि बहुत ज्यादा करंट मूव करे और बहुत स्पीड से मूव करे, या बहुत देर तक मूव करता रहे, तो उस वायर में हीटिंग इफेक्ट आने लग जाता है। क्लियर? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में टकराते रहते हैं ना। अगर बहुत स्पीड से मूव करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन
मूव करेंगी तो भी आपस में इलेक्ट्रॉन वो जो चार्ज है वो आपस में इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराएंगे, राइट। और या फिर बहुत देर तक अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे तो भी वो टकराते रहेंगे, राइट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, अगर मैं इन हाथ को ऐसे रब करूंगा, हाथ भी तो गर्म हो रहे हैं ना, हाथों के बीच में देखो हीट आ रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो क्या आएगा, जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है ना, तो वही चीज है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो चिंगारी निकलेगी, वो छोटी छोटी चिंगारियां बहुत बड़ी हीट बना देती है। समझ में आई बात। और हीट क्या है, हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे साउंड एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी है, उसी तरीके से हीट क्या है, हीट एनर्जी है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है, T आपका टाइम होता है। क्लियर एवरीवन। और आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, चाहे लाइट एनर्जी ले लो, चाहे साउंड एनर्जी ले लो, एनर्जी किसी भी टाइप की हो, एनर्जी की यूनिट आपकी जूल होती है। तो हीट की जो यूनिट है वो भी आपकी क्या होगी, जूल होगी, क्योंकि हीट भी तो एक टाइप की एनर्जी है। क्लियर एवरीवन। और हीट एनर्जी जो है वो कई बार हमारे लिए फायदेमंद होती है, कई बार हमारे लिए नुकसानदायक होती है। कब वो फायदेमंद होती है, कब वो नुकसानदायक होती है, मैं बताता हूँ। देखो, आपने अपने कपड़ों को प्रेस किया होगा, आयरन किया होगा, राइट, ये वाला है ना। तो ये कैसे आयरन कर देता हमारे कपड़ों को, बताओ। क्योंकि जब हम बटन ऑन करते हैं तो ये प्रेस गर्म हो जाता है, और गर्म प्रेस से हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है ना, राइट। फायदेमंद क्यों है, क्योंकि अगर हम इस आयरन के अंदर से करंट पास करेंगे तो ये आयरन गर्म हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि इस आयरन के अंदर जो हम वायर यूज करते हैं वो हाई रेजिस्टेंस वाला यूज करते हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो करंट को उतना रोकेगा, और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जा ही नहीं रहे, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन एकदम से आगे वालों को धक्का मारेंगे और टकराते रहेंगे तो ज्यादा हीट निकलेगी, और उस हीट का यूज करके हम अपने कपड़ों को प्रेस कर लेते हैं, राइट। सर्दियों में जो हीटर यूज करते हैं हम, राइट, सर्दियों में देखो ये इलेक्ट्रिक जो हीटर यूज करते हैं वो भी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। उस हीटर के अंदर जो वायर होता है वो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होता है, और अगर कम रेजिस्टेंस वाला वायर यूज करेंगे तो वो हीटर तो गर्म ही नहीं होगा, फिर सर्दी में हम बैठे रहेंगे ऐसे ठंड में ऐसे कांपते, है ना, कांपते हुए बैठे रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हीटर के अंदर जो वायर यूज किया जाता है वो हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, ताकि वो हीटर जल्दी से ऑन करते ही वो एकदम गर्म हो जाता है ना, बिल्कुल 1-2 सेकंड के अंदर ही वो हीटर इतना गर्म हो जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि उस हीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम हीट का फायदा उठा रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, राइट। लेकिन कई बार इस चीज का नुकसान भी होता है। अगर आप फोन बहुत ज्यादा देर तक चला लोगे तो वो हीट होके बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और कई बार जो फोन की बैटरी है वो फट भी जाती है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप के लिए जो हीट है वो कब फायदेमंद है, कब नुकसानदायक है, ठीक है। हम हीट का फायदा भी उठाते हैं, नुकसान भी उठाते हैं। जैसे बल्ब है, ये जो बल्ब होता है, ये भी, इस बल्ब के अंदर भी आपका जो वायर है वो कौन सा होता है, टंगस्टन वाला होता है, राइट। बल्ब के अंदर भी तो टंगस्टन होता है ना, तभी तो वो बल्ब ग्लो करेगा, राइट। और आप कभी नोटिस करके देखना, अगर कोई बल्ब बहुत ज्यादा देर तक 1-2 घंटे तक ऑन रहे ना, उसके बाद अगर आप बंद करोगे और उसके बाद आप बल्ब को टच करोगे, आपका हाथ जल जाएगा, इतना गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1 घंटे तक उस बल्ब के अंदर से करंट पास होता गया है, और वो जो वायर है वो इतना गर्म हो गया कि उसने बल्ब को भी बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है। समझ में आई बात। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। क्लियर। नाइक्रोम वायर इज यूज्ड। नाइक्रोम जो वायर है वो एक ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है किसके अंदर, हीटर को बनाने के अंदर, ठीक है। बहुत सारे अलॉय वगैरह भी यूज किए जाते हैं। बल्ब के अंदर टंगस्टन यूज किया जाता है, कुछ हीटर के अंदर टंगस्टन यूज कर देते हैं, कुछ हीटर के अंदर आपका नाइक्रोम यूज कर देते हैं, तो वो डिपेंड करता रहता है। बट मैक्सिमम हीटर के अंदर आपका जो वायर यूज होता है वो नाइक्रोम होता है, ठीक है। मैक्सिमम के अंदर नाइक्रोम यूज होता है, ठीक है। एंड बहुत सारे अलॉय वगैरह भी यूज किए जाते हैं। अलॉय क्या होता है, अलॉय एक स्पेशल टाइप का चीज होती है जो कि बहुत सारे मेटल वगैरह को मेल्ट करके मर्ज करके बनाई जाती है, ठीक है। नाइक्रोम भी एक टाइप का अलॉय ही है, क्योंकि नाइक्रोम के अंदर निकल, क्रोमियम एंड आयरन, ये 3 आपके जो मेटल है उनको कंबाइन करके फिर नाइक्रोम बनाया जाता है। क्योंकि नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है वो इन तीनों से भी ज्यादा है, इसीलिए एक नया अलॉय बनाया गया जो जिसका रेजिस्टेंस और भी ज्यादा है, तभी तो जाके वो हीटर इजीली ग्लो कर पाता है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। इसके बाद यार आपका इस चैप्टर का ना आखिरी टॉपिक आता है। यस, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है पावर, यानी कि कितनी बिजली खर्च हो गई, कितनी बिजली खर्च हो गई, वही है आपका इलेक्ट्रिक पावर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पंखा ले लिया जिसका जो पावर है वो 100 वोट है, ठीक है। और आपने मान लो एक एसी ले लिया जिसका पावर 2000 वोट है,
ठीक है। अब आपने सुना भी होगा, हमारे घर में बोला जाता है कि ज्यादा एसी मत चलाओ क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जो बिजली का बिल किस पे डिपेंड करता है? पावर पे डिपेंड करता है कि वो जो चीज है वो कितनी पावर खर्च करती है। अब जो पंखा है वो 100 वाट का होता है और जो एसी है वो 2000 वाट का होता है। तो एसी ऑब्वियस सी बात है इसकी पावर ज्यादा है क्योंकि एसी ज्यादा ठंडा करता है, तो वो ज्यादा बिजली भी तो खाएगा ना। जैसे माइक्रोवेव ओवन है, वो भी उसकी भी जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। जैसे हीटर है उसकी भी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी पावर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो बिजली बहुत ज्यादा चाहिए उनको, उनकी पावर मतलब बिजली खाने की जो पावर है ना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब वो काम भी बहुत बढ़िया करके देंगे। जैसे हीटर है वो 2 सेकंड में गर्म हो जाता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। हीटर के अंदर जो वायर यूज होता है नाइक्रो, मैंने अभी बताया था, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट को इजीली मूव नहीं करने देगा, और करंट बहुत ज्यादा मूव करना चाहता है तो मतलब बहुत ज्यादा बिजली लगेगी। ज्यादा बिजली यानी कि ज्यादा बिल। समझ में आई बात है? तो जिसकी पावर ज्यादा होती है उसका बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। क्लियर एवरीवन? समझ में आई बात? तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर पंखा मान लो 100 वाट का है और एक एसी मान लो 2000 वाट का है, इसका मतलब अगर आप ऐसे ऐसे 20 पंखे चलाओगे ना, 20 पंखे चलाओगे और एक एसी चलाओगे तो दोनों बात बराबर है। 20 पंखों में जितना बिजली का बिल आएगा उतना अकेला एक एसी निकाल देगा। बट अब क्या करें यार, हम सबको तो आदत पड़ चुकी है एसी में रहने की, है ना। तो प्लीज यार एक बार कमेंट करके बताना कि किस किस के घर में एसी लगा हुआ है। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताना। मेरे घर में लगा हुआ है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे घर में लगा हुआ है। ठीक है, तो तुम भी यार प्लीज कमेंट करके बताना कि तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन ये है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितनी स्पीड से जो बिजली है वो खर्च हो रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। यानी कि 1 घंटा आप एसी चला लो और 1 घंटा आप पंखा चला लो, किसमें बिजली का बिल ज्यादा आएगा? एसी में आएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के अंदर जो एसी है वो बहुत ज्यादा बिजली खा लेती है। समझ में आई बात? ओके। पावर की जो एसआई यूनिट है वो वोट है, और पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट वाट है। तो हमारे घर वाले बोलते नहीं कि 10 वाट का बल्ब ले आओ या 100 वाट का बल्ब ले आओ, तो वो वाट क्या है? वो वाट आपकी इलेक्ट्रिक पावर होती है। क्लियर एवरीवन? एनर्जी बाय टाइम। तो अगर आपको एनर्जी दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो अगर आप एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपकी पावर आ जाएगी। वैसे इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, फॉर एग्जांपल V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। ठीक है, क्योंकि V की वैल्यू आप R इंटू आई लिख दोगे तो I स्क्वायर R फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रेजिस्टेंस और करंट दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको वोल्टेज और करंट दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक और फॉर्मूला बना सकते हो इससे, जो कि है V स्क्वायर बाय R। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको एनर्जी और टाइम दे रखे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल के अंदर आपको कौन कौन सी चीज दे रखी है, उसके हिसाब से आप इनमें से डिसाइड कर लेना कि आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर एवरीवन? जैसे आपकी गाड़ी की जो पावर है वो किस में मापी जाती है? हॉर्स पावर में मापी जाती है ना। जैसे लैम्बोर्गिनी है, BMW है, जो महंगी महंगी कार होती है उनकी जो पावर है वो हॉर्स पावर में मापी जाती है कि इसका जो इंजन है इस कार का वो इतने हॉर्स पावर का है, यानी कि वो इतनी ज्यादा पावर जनरेट करता है। तो हॉर्स पावर के अंदर कितने वोट होता है? एक हॉर्स पावर 746 वोट के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि मान लो अगर आपका घर में जो एसी है वो 2000 वोट का है, तो मोटा मोटा मतलब अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, अप्रोक्स इस एसी के अंदर कितने हॉर्स पावर है? 3 हॉर्स पावर है। समझ में आई बात? यानी कि ये जो एसी है ये 3 घोड़ों का काम करेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, घोड़े की बात नहीं है यहाँ पे, हॉर्स पावर वैसे यूनिट बना रखी। ठीक है, तो बेसिकली 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। क्लियर एवरीवन? आप एक चीज नोटिस करना, हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है ना, उसके अंदर जो खर्चा लिखा होता है वो यूनिट में लिखा होता है कि भाई इस महीने आपके घर में इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पिछले महीने का जो बिल आया था उसमें 660 यूनिट मैंने खर्च कर दी थी। ठीक है, और गुड़गांव में जो रेट है 1 यूनिट का 10 रुपए, यानी कि मेरा पिछले महीने बिजली का बिल जो है वो 6600 रुपए आया था। कैन यू इमेजिन? इतना यार, वो पीजी वाला जो है ना वो लूट रहा है भाई मेरे को। मैंने उसको इतनी गालियां दी फिर बाद में, यार एक कमरे में इतना बिजली का बिल कैसे आ सकता है। मैंने उसको बहुत सुनाई, फिर मैं सोच रहा हूँ यार पीजी वीजी बदल लूं, ऐसे तो लूट लेगा यार मेरे को, है ना। तो
कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बिजली का बिल आता है वो 1 यूनिट के बराबर आता है, मतलब यूनिट के अंदर आता है बेसिकली, 1 यूनिट के बराबर नहीं, यूनिट्स के अंदर आता है कि भाई आपके इस महीने में इतनी यूनिट बिजली लगी है और उसके हिसाब से आपका इतना बिल बनता है। ठीक है, बाकी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है कि आपके स्टेट में रहते हो, जैसे हरियाणा में जो है वो 10 रुपए यूनिट है। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपके शहर में जो बिजली का बिल है वो 1 यूनिट का कितना आता है। ठीक है, 1 यूनिट का रेट बताना प्लीज कमेंट करके, ताकि मेरे को भी तो पता चले यार कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, है ना। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपके उधर जो बिजली का रेट है वो क्या है। ठीक है, कुछ स्टेट के अंदर तो यार सरकारों ने जो बिजली है वो मुफ्त भी कर रखी है। ठीक है, चलो, तो जो 1 यूनिट जो बोलते हैं ना 1 यूनिट, तो बेसिकली जो यूनिट है वो आपकी किलोवाट आवर को बोलते हैं, क्योंकि देखो हर बार हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इतने जूल आपकी एनर्जी यूज हो गई, इतने जूल एनर्जी यूज हो गई, है ना, हमें यूनिट बनानी पड़ती है। तो जो 1 यूनिट है उसको हम बेसिकली किलोवाट आवर बोलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, किलोवाट आवर, तो 1 किलो, किलो का मतलब उसमें 1000 आएगा, क्योंकि किलोग्राम है तो भी 1000, किलोमीटर है तो भी 1000, तो जहां किलो आ गया वहां पे 1000 तो आना ही आना है। वाट को आप वाट ही रहने दो, और आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 3600 और आपके टोटल 5 जीरो हो जाएंगे, तो आप इसको लिख दोगे 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड। और वाट सेकंड को हम किस में लिखते हैं, वॉट सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताओ। वाट सेकंड को हम बोल सकते हैं गाइस दैट इट इज ए जूल। ठीक है, तो 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट एक ही बात होती है। तो कहने का मतलब 1 यूनिट जो है वो इतनी होती है। तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई आपके घर में इस महीने 1 यूनिट लगी है, तो आप समझ जाना कि टोटल इतनी एनर्जी आपकी खर्च हुई है। ठीक है, अब ये देखो बहुत लाखों में हो जाता है ये। ठीक है, ये आपका 36 लाख हो गया, तो हम हर बार ये नहीं बोल सकते कि भाई 36 लाख जूल बिजली खर्च हो गई, ये तो 1 यूनिट का बताया है। अगर मेरा तो 660 यूनिट आई थी, तो अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि 1 यूनिट के अंदर इतने जूल होते हैं, तो इतनी यूनिट के अंदर कितने जूल होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हर बार हम है ना जो बिजली का बिल है वो जूल के अंदर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जूल के अंदर काउंट करेंगे तो कई करोड़ों में चला जाएगा। ठीक है, और वो चीज फिर बोलनी मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो रोहतक है जहां का मैं रहने वाला हूँ, और रोहतक और दिल्ली के बीच में टोटल मान लो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये मैं सेंटीमीटर में भी निकाल सकता हूँ, लेकिन सेंटीमीटर में निकालूंगा तो कई लाखों सेंटीमीटर आ जाएंगे ना, कई करोड़ों सेंटीमीटर आ जाएंगे। मिलीमीटर में निकालूंगा तो अरबों मिलीमीटर आ जाएंगे। तो डिस्टेंस में मिलीमीटर में भी काउंट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं किलोमीटर में क्यों काउंट कर रहा हूं, क्योंकि किलोमीटर जो है वो बड़ी यूनिट है। उसी तरीके से हमारा जो बिजली का बिल है ना वो हम जूल में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जूल में काउंट ना करके हम यूनिट में क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि यूनिट जो है वो बड़ी यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट के अंदर इतने सारे जूल होते हैं। उसी जैसे 1 किलोमीटर के अंदर, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, फिर इंटू 100 सेंटीमीटर कर दोगे, इंटू 10 कर दोगे, मिलीमीटर आ जाएगा, यानी कि 10 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि भाई 8 करोड़ मिलीमीटर दूर है मेरा घर दिल्ली से, मैं ये बोलूंगा 80 किलोमीटर दूर है। क्यों, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। उसी तरीके से मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे इस महीने 10 करोड़ 20 लाख 25 हजार जूल बिजली खर्च हुई है। मैं सिंपल ये बोल दूंगा कि मेरे घर में इस बार 660 यूनिट जो है वो बिजली खर्च हुई है, उसके हिसाब से मेरा बिल बना है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिक पावर। तो यहीं पे आपका ये जो चैप्टर है यार वो खत्म होता है। ठीक है, चैप्टर की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। होप करता हूँ यार पूरा जो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। और यार मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर मैं तो देखो आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन इस चैनल के ऊपर बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट्स के जो वन शॉट्स हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, मैथ आपके प्रिंस सर करवाएंगे, एसएसटी आपकी उज्ज्वला मैम कराएंगे, इंग्लिश आपकी निधि मैम कराएंगी। तो काफी कुछ यार इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी यार जो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं उन सभी चैप्टर के जो वन शॉट है वो भी आने वाले हैं। लाइट चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो प्लीज जाके अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस चैप्टर के वन शॉट को भी जरूर देख लेना। ठीक है, और बाकी यार प्लीज कमेंट करके बताना कि आज का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसका वन शॉट आपको कैसा लगा। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए ये आप प्लीज कमेंट करके बताना। जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी मैं उस चैप्टर का जो वन शॉट है वो अपलोड कर दूंगा।
ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।